रूस यूक्रेन के बीच जंग 2 महीने से ज्यादा वक्त से जारी है। रूस की बमबारी से यूक्रेन के शहर खंडर हो चुके हैं। वहीं रूस के रिहायशी इलाकों में भी बमबारी करने से चूक नहीं रहा, जिसकी वजह से यूक्रेन से लोगों का पलायन जारी है और कुल आबादी 4 करोड़ 40 लाख है, जबकि अब तक करीब 57 लाख लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। अब हम आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं और उस ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। तो ये हम आपको वॉल ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। कितनी आबादी है? यूक्रेन की कुल आबादी है 4 करोड़ 40 लाख और कितने पलायन कर चुके हैं? अभी तक 57 लाख ऐसे लोग हैं जो कि पलायन कर चुके हैं और वो यहाँ पे यानी अब यूक्रेन में वो नहीं रहते हैं। जो रोमानिया है, पोलैंड है, इन जो हंगरी है, इन पड़ोसी मुल्कों में जाकर वो सहारा ले चुके हैं। तो ये आंकड़ा हम आपको इसलिए इस वक्त बता रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 2 महीने में जो स्थिति है वो बेहद खराब हो चुकी है। अब ये दूसरी बड़ी बातें भी हम आपको बताएंगे। बेलारूस की क्या स्थिति है? 26,000 लोग यहाँ पे हैं और यूक्रेन से जो लोग जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं हम आपको बताते हैं। 31,92,000 लोग पोलैंड गए हैं। पोलैंड बहुत करीब है यहाँ से। स्लोवाकिया जो है वहां पे 3,91,000 लोग यहाँ पे मूव किए हैं, यानी यूक्रेन से निकलकर लोग। और ये जो हंगरी है, हंगरी में भी 5,51,000 लोग यहाँ भी मूव कर चुके हैं। यानी यूक्रेन से युद्ध की स्थिति में लोग कितने निकले हैं हम बता रहे हैं। रोमानिया में कितने लोग निकले हैं? रोमानिया में 8,56,000 लोग यहाँ भी शिफ्ट कर चुके हैं। मालदोवा की बात करें तो 4,56,000 ये मालदोवा है और मालदोवा में 4,56,000 लोग यहाँ पे अब नहीं रहते हैं, वो यूक्रेन से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। ये यूक्रेन के लोग हैं जो कि अपने देश की स्थिति देखते हुए, भयावह स्थिति देखते हुए, उनके पास कोई विकल्प नहीं है पलायन के अलावा। और किन किन देशों में इन सभी लोगों ने पलायन किया है, यूक्रेन के इस पूरे मैप को हम दिखा रहे हैं। ये यूक्रेन का पूरा मैप है और यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से जहां जहां युद्ध की स्थिति ज्यादा भयंकर रही वहां से उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर लिया। तो यूक्रेन के शहरों पर कब्जा पाने के लिए रूसी सेना ने जोरदार हमले किए। न्यूज़ 18 की टीम कीव के पास ऐसे ही एक गांव में पहुंची जहां मिसाइल हमलों के बाद कई फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर जनक दवे ने ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया। फिलहाल हम बगदानिप्का में हैं, जहां पर देख सकते हैं रूसी सेना का जो कहर है वो कैसे उन्होंने ढाया था। यहाँ पर ये जो गांव है वहां पर जो मकान है उनको कैसे ध्वस्त किया गया था। ये तस्वीरें ही आप देख लीजिए, एक एक करके उन घरों को नुकसान पहुंचाया गया था। इसी सड़क से जब कीव पर जब हमला बोलना था, कीव को फतह करना था, तो इसी इलाके से गुजरे थे। ये दूसरे सामने देखिए, ये एक मकान है, वो भी पूरी तरीके से उसको किस तरीके से निशाना बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए एक परिवार है, वो भी डॉक्टर विजय हमारे साथ हैं। डॉक्टर विजय, जरा पूछे उनसे कि ये दरअसल क्या कर रहे हैं। एक परिवार है जो गड्ढा भरा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई गोला दागा गया होगा। अब यह परिवार है वो अभी गड्ढा भर रहा है। पता है क्या हो रहा है? ये रॉकेट यहाँ पे आके गिरा था। रॉकेट काफी गहरा गड्ढा था। ये स्कूल का मेरी तरफ लुबिना विला, हाँ बता नहीं सकते, लेकिन काफी गहरा गड्ढा था यहाँ पे। ये मकान भी उसी में ध्वस्त हुआ है, 1.5-2 मीटर के आसपास। ओके, तो ये रॉकेट गिरा था जो परिवार बता रहा है। देखिए और किस तरीके की हालत यहाँ पर रही। ये मकान भी गिरा दिया गया है। ये रॉकेट का जो गड्ढा है, रॉकेट से जो गड्ढा बना था उसको अभी ये परिवार यहाँ पर भर रहा है। और ये उनका जो मकान है सामने, वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। एक छोटा बच्चा भी है वहाँ पर, देखिए परिवार के साथ पूरा परिवार रह रहा है। इसका पास का मकान ये भी देख लीजिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको जिस तरीके से यहाँ गोला बरसाए गए होंगे टैंक से, वो भी आपको साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पर। और उसके अलावा सामने भी छोर पर देखें, ये इस जगह पर भी स्थिति कमोबेश यही की यही है। यहाँ पर भी देखिए लोग, स्थिति ऐसी है कि लोग यहाँ पर उन मकानों में, वही जो खंडहर बन चुके हैं, उन मकानों में रहने के लिए मजबूर है। देखिए इस घर पे, यहाँ पर देखें आप, पूरा सामान गिरा हुआ है सड़क पर। और यहाँ पर देखिए ये चाहे किटली का सामान देख लीजिए, चाय बनाने की, या सारे के सारा जो सामान है किचन का, वो यहाँ पर गिरा हुआ है। ये मकान भी ध्वस्त है और ये मकान भी ध्वस्त है। देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये जो मकान है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वहाँ फिर भी लोग रहते दिख रहे हैं। ये उनकी मजबूरी हो सकती है कि ये कितना जोखिम भरा है। ये स्थिति वहाँ पर साफ तौर पे देख रहे हैं। अंदर जाने की हम कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं दरअसल कि ये स्थिति क्या रही होगी उस समय पर
ये दरअसल क्या हुआ होगा। यहाँ पर देखिए, जब हम अंदर आए हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए, ये यहाँ पर अभी कितना जोखिम भरा है ये, फिर भी यहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं इन मकानों में। ये स्थिति कमोबेश यहाँ पर देखी जा रही है। तो रूसी सेना ने एक घर नहीं छोड़ा इन इलाकों में और स्थिति कमोबेश ऐसी बनती गई। इनसे पूछे डॉक्टर साहब, क्या ये स्थिति क्या हुआ था उस समय पर, जरा पूछे, ये बताएं। Можно и в дом зайти. Что там, как это получилось? Такое, что-то упало. Ракеты, по-моему. रॉकेट आके गिरा था यहाँ पर भी। ओके, तो ये यहाँ पर भी देखिए रॉकेट आके गिरा था इस जगहों पर। यहाँ पर भी मकान पूरी तरीके से यहाँ पर नुकसान देखा जा रहा है। कैमरामैन पंकज तोमर आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। और यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सब कुछ यहाँ परिवार खो चुका है, टूटा हुआ मकान और बाकी स्थिति कैसे नुकसान पहुंचा है। और ये देख सकते हैं कि कैसे स्थिति बनी हुई है उस परिवार में। परिवार मजबूरी में यहाँ पर रहना पड़ रहा है। देखिए, अंदर मकान में हम लेकर आए हैं, अभी लोग उसको रिपेयर कर रहे हैं, पर इसी तरीके से स्ट्रक्चर पूरी तरीके से इन स्ट्रक्चरों को नुकसान पहुंचाया, गोले बरसाए गए। और रूसी सेना ने इस जगह पर पूरे घर को, ये घर के सामने का छोड़, वहां पर किस तरीके से रॉकेट गिराए गए थे। और अभी की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर हर जगह पर नुकसान देखा जा सकता है। तो ऐसे में ये इलाका काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित रहा। रूसी सेना लगातार इन इलाकों में हमले करती रही। और यहाँ पर देखिए, ये बाहर भी, ये जहाँ भी नज़र जाएगी आपको, एक एक करके इन मकानों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। स्थिति का ऐसी है कि एक मकान एक छोड़ा नहीं है। ये दिमिरवका के पास की जगह है जहाँ पर एक एक करके मकानों को निशाना बनाया गया है, उनको तोड़ा गया मिसाइल से और टैंकों से। यहाँ पर हमला लगातार किया जा रहा था। तो ये स्थिति है, पूरे इलाके को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अभी भी आज 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन वो खौफ, वो डर, वो उन यहाँ पर जो रहते थे उन लोगों में अभी भी यहाँ पर इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, बगदाद का। ये युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, उतनी ही चुनौतियां यूक्रेन और रूस के लिए पेश आ रही हैं। खबर ब्रिटेन के हवाले से आई है कि इंटरव्यू के दौरान ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस ने दावा किया है कि रूस के लिए अब ये जंग आसान बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के लगातार खिंचने की वजह से रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो चुकी है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर ब्रिटेन का रूस के खिलाफ कोई ये प्रोपेगेंडा है? इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। क्या रूस जंग में कमजोर पड़ रहा है? क्या पुतिन की सेना हार की कगार पर है? क्या यूक्रेन में रूस का बारूद कम पड़ गया? क्या पुतिन की सैन्य शक्ति जवाब दे गई? क्या पुतिन का प्लान 9 मई फेल होने वाला है? जो जंग 1 हफ्ते में खत्म होने के रूस कयास लगा रहा था, वही जंग 2 महीने से ज्यादा खिंच चुकी है। अभी ये कितना और आगे चलेगी ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन इस लंबे और थका देने वाले वक्त ने रूस की चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रेडेकिन ने दावा किया है कि जंग के लंबा खिंचने की वजह से रूस के पास मिसाइलों की भारी किल्लत हो गई है। एक इंटरव्यू के दौरान टोनी रेडेकिन ने दावा किया कि जंग का अब तक नतीजा नहीं आना रूस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसी वजह से रूस के पास हथियारों की कमी हो गई है, जिस वजह से रूस के हमलों की धार भी यूक्रेन पर कम हो चुकी है।
हालांकि ये दावा ब्रिटेन का है, जो यूक्रेन को शुरुआत से हथियारों की लगातार सप्लाई कर रहा है, इसलिए कि जंग में जेलेंस्की कमजोर ना हो और युद्ध लंबा खिंचता रहे, इसलिए भी कि इससे रूस के आर्थिक के साथ साथ सैन्य ताकत का भी नुकसान हो। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया दावा कर रहा है कि जंग की शुरुआत में जितनी तेजी से मिसाइलें और बमों की बारिश की जा रही थी, अब रूस के हमलों में वो तेजी नहीं देखी जा रही। मतलब ये नहीं कि जंग जीतने के लिए रूस जल्दबाजी में नहीं है। दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन को युद्ध के लंबा खींचने का अंदाजा नहीं था, इसलिए शुरुआत में ही पुतिन ने अपने हथियारों की ताकत से यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश की। लेकिन जब रूस को इसमें कामयाबी नहीं मिली तो उसने जंग की रणनीति में बदलाव कर दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, रूसी सेना के लिए हथियारों की सप्लाई में रुकावट आ रही है। और दावा तो ये भी है कि रूस में बैठे सेना के कई अधिकारी जंग में अब तक जीत हासिल नहीं होने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। इसके साथ पुतिन ने हथियारों की कमी को तुरंत दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का भी निर्देश दिया है। उधर यूक्रेन को लगातार यूरोपीय देश और अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिस वजह से यूक्रेन लगातार रूस के हमलों का जवाब दे रहा है। रूस की बमबारी में किस तरीके से शहर खंडर बदल चुके हैं, ये रवि हमें बताएंगे। रूस की बमबारी में भले यूक्रेन के शहर खंडर हो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 महीने से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग में रूस के 24,900 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं रूस की 2,686 गाड़ियां तबाह कर दी गई। इतना ही नहीं, इस जंग में रूस के 1100 से ज्यादा टैंक तबाह किए गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने इस महायुद्ध में रूस की 491 तोपें तबाह कर दी हैं, जबकि 199 विमानों और 155 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 502 आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का बड़ा दावा भी यहां किया है। तो दोनों मुल्कों की तरफ से यहां पर दावे किए जा रहे हैं। रूसी सेना यह कह रही है कि हमने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है, तो दूसरी तरफ पलटवार में यूक्रेन की तरफ से यह दावे किए जा रहे हैं। ओवर टू यू रीमा। बिल्कुल, तो अब हम आपको बताते हैं, जब ज़ेलेंस्की ने कीव पर कब्जा बरकरार रखा तो बहुत से एक्सपर्ट्स को भरोसा ही नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ कि रूसी फौजों को ऐसा करारा झटका लगेगा। और अब ज़ेलेंस्की की फोर्स ने यूक्रेन के डॉनबास इलाके में भी अपना अभियान शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की को छोटी छोटी जीत मिलने शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या है वो क्यों जैसा कारनामा फिर दोहराने वाले हैं, इस सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। और साथ ही आपको पुतिन के उस चहेते विश्व विजेता की कहानी भी आपको सुनाने वाले हैं, जो रूस के लिए बहुत बड़ी खबर बन चुका है। बहुत मशहूर डायलॉग है, जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। जरूरी नहीं कि जो खेलों का चैंपियन हो वो जंग भी जीत जाए। इस शख्स का नाम है बाटो बासनोवा, रूस में टैंक वॉर का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा चैंपियन, जिसने 19 देशों के टैंक कमांडर्स को खेल के मैदान में धूल चटा दी। बोटा बासनोवा की शोहरत और बहादुरी के किस्से पुतिन के कानों में भी पहुंचे। फिर पुतिन ने बोटा बासनोवा को यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में भेज दिया। फिर क्या हुआ? टैंक वॉर के विश्व विजेता ने यूक्रेन के कितने टैंक उड़ा दिए, ये सब आपको आगे बताएंगे। पुतिन को उम्मीद है कि उनके टैंक यूक्रेन के डॉनबास रीजन को रौंद डालेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने डॉनबास के रूसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए खार्किव पर अपनी फौज उतार दी है। सवाल ये है कि क्या ज़ेलेंस्की अपने खार्किव प्रोजेक्ट से डॉनबास दोबारा हासिल कर पाएंगे?
वो भी तब जब दावा ये किया जा रहा है कि रूस का एक और युद्धपोत एडमिरल माकारोव यूक्रेन की मिसाइल ने हिट कर दिया है। और मॉस्को के बाद ये दूसरा युद्धपोत है जो यूक्रेन का शिकार हो गया है। आखिर इसका सच क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया के अखबारों में ये खबर सुर्खियां बटोर रही है कि पुतिन के पास मिसाइलों का जखीरा ही खत्म होता जा रहा है। ये सब आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टैंकों के वॉर गेम यानी टैंक युद्ध के खेलों के उस विश्व विजेता की, जिसकी कहानी आज हर कोई सुनना चाहता है। ये तस्वीरें साल 2021 में इंटरनेशनल आर्मी गेम की हैं। खुद पुतिन ने इस खेल का उद्घाटन किया था। इस खेल में दुनिया के कई देशों के टैंक्स की टीमों ने हिस्सा लिया था। So now can we hear? प्रतियोगिता कुछ इस तरह थी कि हर देश के टैंक की टीम को एक निश्चित स्पीड रखते हुए युद्ध के मैदान में दिए गए टारगेट को हिट करते हुए रनिंग पूरी करनी थी। जो पहले पहुंचा वही हुआ विजेता। इस खेल में रूस की तरफ से टैंक की कमान संभाली थी 25 साल के बाटो बसानोव ने। बाटो बसानोव ने 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से रन करते हुए सबसे ज्यादा टारगेट्स पर सटीक निशाना लगाया था। बसानोव की T-72B3 टीम ने चीन समेत 19 देशों के सैनिकों को इस टैंक युद्ध में हरा दिया था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पुतिन को भी बसानोव पर नाज था। और इसीलिए जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो पुतिन ने ये दांव खेल दिया और अपने प्यारे विश्व विजेता बसानोव को जंग के मैदान में भेज दिया। लेकिन वो विश्व विजेता जो खेल के मैदान में सुपर हीरो साबित हुआ था और उसका एक भी निशाना नहीं चुका था, वही जंग के मैदान में सुपर फ्लॉप साबित हो गया। रूस के सैकड़ों टैंक यूक्रेन की आर्मी का निवाला बन गए और इन्हीं नेस्त नाबूद और बर्बाद टैंकों में से एक टैंक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध खेलों के विजेता बसानोव का भी है। रूस के उन परिवारों में अभी हाहाकार मचा हुआ है जिनके बेटे जंग के मोर्चे पर है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक सैनिक परिवार ने दूसरे सैनिक परिवार से कहा कि आप तो भाग्यशाली है कि आपके बेटे का शरीर वापस लौटा, हमारे बेटे का तो केवल सिर और हाथ लौटा है। ये कहानियां बेहद दर्दनाक हैं। जंग का उसूल भी यही होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और कई बार तो आप कितने भी सावधान हों, मौत सीधे बम बनकर जिंदगी खत्म कर देती है। मॉस्को के बाद अब दावा ये किया जा रहा है कि काला सागर में एक और युद्धपोत पर यूक्रेन का निशाना एकदम सटीक लगा है। ये तस्वीर देखिए। यूक्रेन का दावा ये है कि उसने मॉस्को के बाद रूस के एक और युद्धपोत माकारोव को अपनी नेपच्यून मिसाइल से हिट किया है। युद्धपोत एडमिरल माकारोव को यूक्रेन में ही बनाई गई नेपच्यून से हिट किया गया है, जिसमें युद्धपोत पर आग लग गई और धुआं भी उड़ता नजर आया। दावा ये भी किया जा रहा है कि रूस डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है और युद्धपोत माकारोव की आग बुझा रहा है। ओसिन डिफेंडर नाम के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि रूसी युद्धपोत पर हमले का दावा सच हो सकता है, क्योंकि स्नेक आइलैंड के पास इस पूरे इलाके में बचाव के लिए कई जहाज और विमान देखे जा रहे हैं। ये भी रूस का बड़ा हथियार है। इस युद्धपोत से फायर की गई मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस कर देती हैं। दिसंबर 2017 में ये युद्धपोत ब्लैक सी में कमीशन किया गया था। ये एकदम नया वॉरशिप है जिसके अब यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल के टारगेट पर आने की बात कही जा रही है। यह है मेड इन यूक्रेन नेपच्यून मिसाइल, जिस पर अब ज़ेलेंस्की भी नाज करते हैं। मॉस्को को डुबोने वाली इस मिसाइल की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। ये मिसाइल बहुत बेरहमी से अपना टारगेट हासिल करती है। एक तरफ यूक्रेन की मिसाइलें कमाल दिखा रही हैं, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टॉनी रेडकिन का ये दावा है कि रूस को इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है
कि 24 फरवरी से अब तक वो अपनी 25% यानी 1/4 ताकत यूक्रेन के मैदान में ही नष्ट कर चुका है। दरअसल कई अखबार ये दावा कर रहे हैं कि रूस मिसाइल का निर्माण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मिसाइल निर्माण के लिए जिन पुर्जों की जरूरत होती है वो कई देशों से आयात करना पड़ता है। उसमें वो देश भी शामिल है जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि रूस को मिसाइल निर्माण के लिए जिन पुर्जों की जरूरत है उसकी सबसे ज्यादा किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर इसी तरह जंग के मैदान में पुतिन की मुश्किलें बढ़ती गई तो 9 मई के दिन आखिर किस बात का जश्न मनाएंगे? वो भी तब जब यूक्रेन लगातार डॉनबास पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये यूक्रेन का वो पूर्वी इलाका है जहां पर रूस की सेनाओं का कब्जा है। इसी इलाके में ये महत्वपूर्ण लोकेशन है खार्किव। डॉनबास की लड़ाई यूक्रेन ने इसी खार्किव से शुरू कर दी है। यूक्रेन में अगर इस वक्त सबसे खतरनाक जंग कहीं चल रही है तो वो जगह है खार्किव। खार्किव में अब सड़कों पर गन टू गन बैटल हो रहा है। गांवों और मोहल्लों के अंदर, अपार्टमेंट्स में और तमाम जगहों पर रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच डायरेक्ट फाइट चल रही है। अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव के 10 गांवों में रूसी सैनिकों पर दबाव बनाने में कामयाबी हासिल की है। कई रूसी सैनिकों के शवों की तस्वीरें भी यूक्रेन की तरफ से जारी की गई हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसकी आबादी 14 लाख है। खार्किव का पूरा इलाका लगभग 115 वर्ग मील में फैला हुआ है और इसे 9 भागों में बांटा गया है। खार्किव की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये शहर रूस की सेना से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। रूस खार्किव पर इसलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि खार्किव के साथ उनके सांस्कृतिक रिश्ते काफी मजबूत है। खार्किव की आबादी में रूसी बोलने वालों की तादाद भी ज्यादा है। ऐसे में रूस ये समझता है कि खार्किव में उन्हें जनता का समर्थन हासिल हो सकता है। रूस लगातार खार्किव पर मिसाइल हमले कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस की मिसाइलों ने उसके करीब 200 साल पुराने एक संग्रहालय को नष्ट कर दिया है। पहली बार यूक्रेन की सेना की तरफ से ये दावा किया गया है कि खार्किव में यूक्रेन की आर्मी की स्पीड को कम करने के लिए रूसी सेना खार्किव के अंदर पुलों को नष्ट कर रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 3 सड़क पुलों को उड़ा दिया है। Продовжує артилерійський обстріл населених пунктів в районі міста Харків. На Ізюмському напрямку веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА з метою уточнення позицій наших військ. У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки окупантами здійснено підрив 3 автомобільних мостів з метою уповільнення контрнаступальних дій підрозділів Сил оборони. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення та застосовує оперативно-тактичну авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ. दरअसल रूस भी लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन की सेना पर सटीक निशाने लगाने की कोशिश में है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस के ड्रोन का शिकार यूक्रेन सफलतापूर्वक कर रहा है। 14 БПЛА типу «Орлан». На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито 8 атак ворога. Знищено 3 танки, 8 артилерійських систем, 7 одиниць бойової броньованої техніки, 1 автомобіль та 3 одиниці спеціальної інженерної техніки противника. दूसरी तरफ रूस का दावा है कि उसने खार्किव के अंदर हमले करके नेटो देशों के द्वारा मंगाए गए विदेशी हथियारों का खात्मा कर दिया है। डॉनबास की लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। सबसे ज्यादा खून यहीं पर बहने वाला है। राजस्थान में दर्ज एफआईआर में अमन चोपड़ा को बड़ी राहत मिली है। अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अमन चोपड़ा को 3 में से 2 एफआईआर में राहत मिली है। अमन चोपड़ा के खिलाफ बूंदी और अलवर में दर्ज एफआईआर के मामले में गिरफ्तारी पर राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने रोक लगा दी है। वहीं डूंगरपुर में दर्ज एफआईआर पर भी जोधपुर बेंच में सोमवार को सुनवाई होगी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। एक ही मामले में अलग अलग एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। बावजूद इसके राजस्थान की पुलिस
शनिवार को अमन चोपड़ा की हाउसिंग सोसाइटी पहुंचे और कई जगह तलाशी ली और उनके फ्लैट का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की गई पुलिस की तरफ से। हैरान करने वाली बात यह है कि राजस्थान पुलिस लोकल पुलिस को बिना बताए ही अमन चोपड़ा के घर पहुंची। अमन चोपड़ा के समर्थन में ट्विटर पर कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें हैशटैग है आई स्टैंड विद अमन चोपड़ा और हैशटैग नेशन विद अमन चोपड़ा ट्रेंड कर रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार पत्रकारों को तंग करने का काम कर रही है। प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री लोकतंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन प्रदेश के आस्था के धार्मिक स्थान सुरक्षित नहीं हैं। बहुसंख्यक लोगों पर सुनियोजित हमले होते हैं प्रायोजित तरीके से, और उसमें जो व्यक्ति आवाज़ उठाता है, जो आवाज़ बनता है उन लोगों की, उनके खिलाफ इस तरीके से प्रतिशोध की राजनीति, विद्वेष की राजनीति की शुरुआत अशोक गहलोत जी ने, उनकी सरकार ने की है। अमन चोपड़ा क्योंकि वो उन्हीं लोगों की आवाज़ बने थे, उसी आवाज़ को मुखर कर रहे थे। एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुकदमे दर्ज किए और उन मुकदमों की परिणति पुलिस की प्रताड़ना से होती है, और जिस तरीके से उन पर जो अनैतिक किस्म का दबाव बना, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में, उनके शासन और सत्ता में जब इस तरीके का कोई काम होगा तो निश्चित रूप से उनकी निष्ठा पर और लोकतंत्र की उनकी भक्ति पर सवाल उठेगा ही। मैं इसकी निंदा भी करता हूँ।